जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। हम प्रतिदिन आपके लिए ऐसे ही डिस्कशन का क्लास लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी जबरदस्त हो जाए। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम रोज आपके लिए ऐसे ही डिस्कशन का क्लास लाते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सभी डिस्कशन क्लास के वीडियो प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के भी देख सकते हैं। अपना क्लासेस के YouTube चैनल पर जाइएगा, उसका 10th का यानी 10वीं का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो उसे देख लीजिएगा जाके, क्योंकि सभी परीक्षा के दृष्टि से सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। आपका आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव के होते हैं तो महत्तम होता है। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव पर महत्तम होता है, आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एल्कोहल का अपवर्तनांक क्या है? एल्कोहल का अपवर्तनांक क्या है? 1.36। 1.36 बिल्कुल सही है। एल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 होता है। वही हीरा का अपवर्तनांक का बात कर रहे थे तो 2.42 हीरा का अपवर्तनांक हो गया। सबसे मतलब कि ज्यादा अपवर्तनांक होता है, और हीरा सबसे कठोर पदार्थ भी होता है क्योंकि उसमें सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज बिल्कुल सही है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होता है, आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र होते हैं समान होता है। बिल्कुल सही है। धारावाही परिनालिका है तो उसमें सभी जगह पे समान धारा होगा। आपको ध्यान में रखना है कि धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय जो क्षेत्र होगा उस पर समान होगा, चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। आपका अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का। बिल्कुल सही है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, प्रिज्म से जब प्रकाश को गुजारिएगा ना तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और 7 रंगों में विभक्त होता है तो सबसे ज्यादा विचलित कौन होता है? तो बैगनी होता है। उसमें सबसे ज्यादा रंग जो होता है वो बैगनी का विचलित होता है, सबसे कम लाल का झुकाव होता है, यानी कम विचलित होता है लाल। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? अभिनेत्र लेंस द्वारा। बिल्कुल सही है, अभिनेत्र लेंस द्वारा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? बैगनी का। बिल्कुल सही है। अभी हमने बताया है कि कांच के प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होगा? तो बैगनी का। और कम सबसे झुकाव होगा तो लाल का होगा, यानी सबसे अधिक विचलित होगा बैगनी रंग और सबसे कम विचलन होगा लाल रंग। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2। बिल्कुल सही है। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। आपका अगला प्रश्न है, किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे कहते हैं? किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ को कहते हैं उत्तल लेंस। बिल्कुल सही है। बाहर की ओर उभरा रहेगा, इस प्रकार से उभरा रहता है तो उत्तल लेंस हो गया, और अंदर की तरफ ऐसे रहता है धंसा हुआ तो अवतल लेंस हो गया। तो ध्यान में रखिएगा, उभरा हुआ रहेगा उत्तल लेंस, अंदर की ओर धंसा रहेगा तो अवतल लेंस। आपका अगला प्रश्न है, रोगियों के नाक कान गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण। बिल्कुल सही है। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जो कि डॉक्टर होते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग किसी के लिए करते हैं? तो रोगियों के नाक कान और दांत जो होता है, ये सब
चेक करने के लिए यानी इलाज के लिए उसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। आपको बता दें कि अवतल दर्पण का कार्य क्या है। अवतल दर्पण जो कार्य करता है वो छोटी सी वस्तु को बड़ा करके दिखाने का कार्य करता है। तो डॉक्टर जो नाक के इलाज में या दांत के इलाज में, आंख के इलाज में करता है, तो उसमें जो होता है छोटी वस्तु है यहाँ पे, मतलब सबसे अंदर जो छोटा सा पार्ट्स को, उसको अवतल दर्पण का उपयोग करता है ताकि वो बड़ा दिखाई दे और उस जगह पे अच्छा से आसानी से इलाज कर सके। वही अगर बात किया जाए तो हजामत जो होता है, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का उपयोग करता है, तो अवतल दर्पण। वहां जो होता है छोटी सी दाढ़ी जो है बड़ा दिखाई देता है, उससे वो आसानी से बना सकता है। वही अगर आपको बात किया जाए कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। और उत्तल दर्पण का कार्य क्या है, तो उत्तल दर्पण का कार्य है बड़ी वस्तुओं को छोटा करके दिखाता है। जैसे कि उत्तल दर्पण में अगर साइड मिरर में हम देखेंगे तो बहुत पीछे की वस्तु बहुत बड़ी ही आसानी से छोटा करके उस छोटे से शीशा पर आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण पे। तो ये उत्तल दर्पण का कार्य हो गया। तो आपको इस सभी बातों को ध्यान में रखना है कि साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण, और दाढ़ी यानी हजामत बनाने में अवतल दर्पण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। बिल्कुल सही है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। एक हो जाएगा आपतित किरण और एक हो जाएगा अपवर्तित किरण। ये 2 नियम है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है किससे बना होता है? तांबा और टीन दोनों के मिश्रण से बना होता है फ्यूज तार। तो आपको ध्यान में रखना है। वही अगर हीटर वगैरह की बात किया जाए तो इसका तार जो होता है नाइक्रोम का बना होता है, जो कि जल्दी गलता नहीं है। जिन पदार्थों से आपका अगला प्रश्न है, जिन पदार्थों से विद्युत का प्रवाह आसानी से न होती है उसे कहते हैं विद्युत रोधी। यानी बिजली यानी उसमें आसानी से प्रवाहित नहीं हो रहा है, यानी विद्युत का विरोध कर रहा है तो विद्युत रोधी हो जाएगा। जिन पदार्थों से विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होगा वो विद्युत रोधी होगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है वोल्टमीटर से। वोल्टमीटर से, बिल्कुल सही है। वोल्टमीटर के द्वारा ही परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध जो होता है कि बढ़ जाता है। आपका घटने पर घटता है, बढ़ने पर बढ़ता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? आंखों को प्रभावित करने वाला ऊर्जा है। आंखों को प्रभावित करने वाला ऊर्जा, बिल्कुल सही है। प्रकाश है जो कि आंखों को प्रभावित करने वाला एक ऊर्जा है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मध्य प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मध्य प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली जो होता है पूर्ण रूप से फैल जाता है? तो परितारिका की वजह से ही जो होता है पुतली पूर्ण रूप से फैल जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, स्थिर विद्युत में आवेश है। स्थिर विद्युत में आवेश कौन सा आवेश होगा? विरामावस्था। बिल्कुल सही। स्थिर है तो विराम अवस्था में, तो विरामावस्था हो जाएगा। स्थिर विद्युत में आवेश होगा विरामावस्था में। आपका अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि आंखों को साफ साफ देख सकते हैं। दूरदृष्टि वाली आंख जो होता है वो साफ साफ किसको देखेगा? तो दूर की वस्तु, दूरदृष्टि है तो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है। वहीं नजदीक की बात की जाए तो निकट दृष्टि रहेगा दोष जिसको आंख में, वो नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। यानी कि जो दोष रहेगा वो वस्तु को आसानी से वो देख सकता है। दूर के लिए दूर दृष्टि, निकट के लिए निकट दृष्टि हो जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, और बात करें जैसे कि दूर दृष्टि के लिए कौन सा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, पूछा जाता है प्रश्न कि दूर दृष्टि के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। आपको ध्यान में रखना है। दूर देखिएगा 2 शब्द का लिखा होता है, और उत्तल देखिएगा 3 शब्द का होता है। अवतल देखिएगा 4 शब्द का होता है, और निकट देखिएगा 3 शब्द का होता है। तो दूर जो होता है ना छोटा शब्द है, और उत्तल भी छोटा शब्द है, देख लीजिएगा। तो छोटा वाला छोटा में पहचानने का तरीका है, ये याद रखने का तरीका होता है कि छोटा वाला छोटा में और बड़ा वाला बड़ा में। अवतल लेंस के लिए निकट, और हो जाएगा उत्तल लेंस के लिए यानी दूर दृष्टि के लिए हो जाएगा उत्तल लेंस। आपको ध्यान में रखना है। इससे आप पकड़ सकते हैं छोटा वाला छोटा में और बड़ा वाला बड़ा में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा,
तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। अपवर्तन, बिल्कुल सही। अपवर्तन के कारण ही तालाब का जल जो होता है कम गहरा दिखाई देता है। तालाब में जाकर के देखिएगा तो ऊपर से देखिएगा तो लगेगा कि कम गहरा है, एकदम ठंडा है। उसी प्रकार से आप बाल्टी में पानी भर कर भी देख सकते हैं। बाल्टी में पानी भरेगा फिर उसको देखिएगा तो लगेगा छोटा सा गहरा है, या फिर सिक्का के रख दे, सिक्का बड़ा दिखाई देता है बाल्टी में। ये सब जितना जो पानी में होता है सब अपवर्तन नियम के ही कारण ये सब होता है, छोटा दिखाई देता है। बात करें कि अगर तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये भी अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आपका अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बदलता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बदलता है क्षेत्र का मान बदलता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखा वो क्षेत्र का मान बदलता है। दर्पण की चौड़ाई, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है, दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है, तो द्वारक कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं, वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के उदासीकरण से पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं उसे कहते हैं सामान्य लवण। बिल्कुल सही है। वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनेगा उसे सामान्य लवण कहते हैं। वही यहाँ पे बात करें कि अम्ल किसको कहते हैं, जिसका पीएच मान 7 से कम है उसको अम्ल कहते हैं। जिसका पीएच मान 7 से अधिक है उसे भस्म या क्षार कहते हैं। और जिसका पीएच मान 7 के बराबर है उसको उदासीन कहते हैं। उदासीन, तो आपको ध्यान में रखना है। 7 से ऊपर हो जाएगा क्षार यानी भस्म, 7 से नीचे हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा, और 7 के बराबर रहेगा तो उदासीन रहेगा। आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है एथाइन। बिल्कुल सही है। कैल्शियम कार्बाइड जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो एथाइन देगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन अधिक क्रियाशील है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन अधिक क्रियाशील है। कॉपर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर। बिल्कुल सही है, कॉपर यानी Cu। इसीलिए अधिक क्रियाशील है, इसीलिए इसका उपयोग जो है घर को वायरिंग करने में इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत का बहुत मतलब कि अच्छा सुचालक होता है कॉपर। आपका अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 6 होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में परमाणु के ऑक्सीजन के 6 होते हैं। एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 6 होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान था। तब मेंडलीफ का। जो तत्वों के आवर्त सारणी यानी आवर्त सारणी में प्रारंभिक यानी शुरू में किसका प्रमुख योगदान था, तो मेंडलीफ का। मेंडलीफ जो था कि वे जो आवर्त सारणी था उसे किस आधार पर सजाया था, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। मेंडलीफ परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी को सजाया था। एक प्रश्न पूछा जाता है कि परमाणु आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किसने सजाया था, तो मेंडलीफ ने सजाया था। अगर वही पूछ ले कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो मोसले को कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले को कहा जाता है। इन्होंने जो आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी को किस आधार पर सजाया गया था, तो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया था और मोसले ने सजाया था। तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये था साइंस का कुछ महत्वपूर्ण। और आपको बता रहे कि ये जो है बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपको कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी आपको, जिसमें आपको दरोगा हो गया, एसआई और उसमें रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, ये सबको भी ग्रुप डिस्कशन आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रतिदिन आपको मिलेगा। तो आप प्रतिदिन जुड़िए इसके साथ और अपनी सफलता को और भी अच्छे तरीके से। तो आपको ध्यान में रखना है सभी बातों को। तो
तो ये था मतलब कि बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का, बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का डिस्कशन क्लास। हम रोज आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम रोज आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। और अंत में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे हम लोगों को पता चले कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, इसमें क्या त्रुटि है और क्या अच्छा लगा, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।